हेलो दोस्तों, हमारी इस वीडियो कि हिंदी नेट जेआरएफ की तैयारी कैसे करें में आप सभी का स्वागत है। अक्सर जब भी हम नेट जेआरएफ के लिए किसी से गाइडेंस मांगते हैं या इस तरह की वीडियोस देखते हैं तो उसमें हमारे सामने मुख्य तौर पर 3 बातें रख दी जाती हैं। पहला, हमें एनटीए द्वारा जारी किया गया सिलेबस के बारे में बता दिया जाता है और उसके टॉपिक्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि आदिकाल क्या है, भक्तिकाल क्या है, रीतिकाल क्या है या फिर कौन कौन से उपन्यास लगे हैं, आदि आदि चीज़ें। दूसरा, हमें थोड़ा सा ज्ञान पिला दिया जाता है कि खूब परिश्रम करना होगा, तैयारी अच्छे से करनी होगी। लगन के साथ अगर तैयारी नहीं करेंगे तो पेपर थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्लियर नहीं होगा। तीसरा, लोग अपने अपने ज्ञान प्रदर्शन के हिसाब से किताबों की लंबी सी फहरिस्त हमें थमा देते हैं जो 20 से लेकर 50, 60, कई बार 70 तक भी चली जाती है। अब ये तीनों ही चीज़ें सही भी हैं लेकिन पूरी तरह सही नहीं है, मतलब कि अधूरी है। जैसे सिलेबस को समझना ज़रूरी है लेकिन उसको कैसे समझा जाए ये बात भी जाननी उतनी ही ज़रूरी है। दूसरी बात, मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है लेकिन मेहनत के साथ साथ स्मार्ट स्टडी ज़रूरी है कि किस तरह से मेहनत की जाए और कितनी और कहाँ पर की जाए। तीसरी बात आपकी कि किताबें पढ़नी ज़रूरी है लेकिन आपको विशेषज्ञ नहीं बनना है। आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज हासिल करनी है, उसी हिसाब से पढ़ना है जितनी आपसे मांग की जाए और उस पढ़े हुए को अच्छे से समझ लेना है ताकि आप पेपर में दुविधा में ना आए और गलत ना करें। तो अक्सर हम लोग सुनते भी रहते हैं कि एग्ज़ाम इज़ नॉट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट स्ट्रेटजी, यानी कि परीक्षा हमारे ज्ञान से ज़्यादा हमारी रणनीति पर निर्भर करती है। अब स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए ये एक सवाल खड़ा होता है। तो इसे समझने के लिए हमें 5 आधारों पर बातचीत करनी होगी, यानी 5 ऐसे मेन पॉइंट्स हैं हमारे पास जिनके आधार पे हम अपनी तैयारी की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। पहला है पेपर पैटर्न और पाठ्यक्रम को समझना। पेपर पैटर्न हम सभी जानते ही हैं कि नेट जेआरएफ में हमारे 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है वो जनरल पेपर होता है, उसमें कई सारे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं और उसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो लगभग सभी ह्यूमैनिटीज़ की डिसिप्लिन्स के लिए एक जैसा पेपर आता है। तो वो हर क्वेश्चन 2 अंकों का आपका होता है, तो 100 अंकों का पहला पेपर होता है। आपका जो दूसरा पेपर होता है उसमें 100 प्रश्न होते हैं, हर प्रश्न 2 अंक का होता है, तो इस तरह वो 200 अंक का होता है और वो आपके अपने विषय से संबंधित होता है। जैसे आप लोगों का हिंदी से संबंधित होगा, तो यानी कि आपके कुल अंकों का 66% लगभग आपका अपने विषय से संबंधित होता है। फिर इन 300 अंकों में से आपकी जो आप जितने भी अंक आप लेते हैं उस आधार पर आपकी कट ऑफ बनती है और आपका परिणाम आता है। दूसरी बात, अपने पाठ्यक्रम को समझना। पाठ्यक्रम को समझने का मतलब है कि आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें लगी हैं और उन चीज़ों में आपसे कितनी विद्वता की, कितनी जानकारी की उम्मीद की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए आपके पाठ्यक्रम में आदिकाल नामक टॉपिक लगा है। अब आदिकाल पर तो कम से कम 100 स्वतंत्र किताबें लिखी गई हैं। अब जैसे हज़ारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य का आदिकाल बहुत प्रसिद्ध किताब है, तो ऐसा नहीं है कि आप इन 100 की 100 किताबों को पढ़ लेंगे। आपको आदिकाल का विशेषज्ञ नहीं बनना है, बल्कि परीक्षा में जिस हिसाब से आदिकाल से प्रश्न पूछे जाते हैं उस हिसाब से आपको आदिकाल को पढ़ना है। अब ये कैसे होगा ये हम आगे आने वाली वीडियोस में इस पर लगातार चर्चा करते रहेंगे, तो अभी परेशान होने की ज़रूरत इस संबंध में नहीं है। हमारा दूसरा पॉइंट है क्वेश्चन पेपर को डिकोड करना। डिकोड का सामान्य अर्थ होता है खोलना या समझना, यानी कि क्वेश्चन पेपर के प्रारूप को, क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट को अच्छे से समझना। इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। पहला कि प्रश्न कैसे हैं, यानी कि प्रश्नों में तथ्यों पर अधिक बल दिया जा रहा है या अवधारणाओं पर। उदाहरण के लिए अगर सवाल पूछ लिया जाए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नामकरण क्या किया, तो ये सीधा तथ्य आधारित प्रश्न है। लेकिन अगर वहीं ये पूछ लिया जाए कि आदिकाल को आदिकाल कहा जाता है क्योंकि, और फिर नीचे कूट दे दिए जाए। पहला कूट दे दिया आपको, पहला ऑप्शन दे दिया कि इसलिए क्योंकि वह हिंदी साहित्य की लगभग सभी प्रवृत्तियों का आदि रूप संजोए हुए है।
दूसरा दे दिया क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदिकाल कहा है। तीसरा क्योंकि वीर गाथा काल को हम उचित नहीं मान सकते। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अब ये अवधारणात्मक प्रश्न है क्योंकि इसमें अवधारणा पर बल दिया गया है। तो हमें देखना पड़ेगा कि प्रश्न जो आ रहे हैं वो तथ्यों पर आधारित सीधे सीधे आ रहे हैं या अवधारणाओं पर ज़्यादा फोकस हो रहा है या दोनों के मिले जुले रूप में आ रहे हैं, क्योंकि उसी हिसाब से तैयारी होगी। दूसरी चीज़ कि कूट वाले ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं या असंगत कथन वाले, पंक्तियाँ कितनी पूछी जा रही हैं और सीधे सपाट प्रश्नों का रेशियो अनुपात कितना है। फिर इसके साथ दूसरी बात ये है कि प्रश्न आपसे कहाँ से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सिलेबस तो आपका बहुत बड़ा होता है। तो सिलेबस के जितने भी हिस्से हैं क्या उन सभी से बराबर अनुपात में प्रश्न आ रहे हैं या कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। जब हम ये समझ जाएंगे कि कुछ हिस्सों से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं तो उसका सीधा मतलब होगा कि हमें उन हिस्सों को पर ज़्यादा ध्यान देना है, उनकी तैयारी ज़्यादा अच्छे से करनी है, क्योंकि वो हमें ज़्यादा अंक दिला सकते हैं। इस पर भी हम एक स्वतंत्र वीडियो बनाएंगे और पिछले सालों के हमारे क्वेश्चन पेपर्स पर चर्चा करेंगे। उसके आधार पर समझेंगे कि प्रश्न किस तरह से आ रहे हैं, किस तरह से हमें तैयारी करनी है और सिलेबस के ऐसे कौन से हिस्से हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर तीसरा पॉइंट है सोर्स यानी कि स्रोत, अर्थात क्या पढ़ें। अब हमारे पास मार्केट में अनलिमिटेड मटेरियल है, बहुत सी किताबें उपलब्ध हैं, लेकिन हमारे पास समय और ऊर्जा दोनों ही सीमित हैं, दोनों ही लिमिटेड हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम बहुत सही ढंग से चुनें कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। चौथी चीज़ है टारगेट करना यानी कि लक्ष्य बनाना। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि हमें ये देखना होता है कि अमूमन कट ऑफ कितनी जाती है। उदाहरण के लिए अमूमन कट ऑफ जाती है 100 प्रश्नों के लगभग, यानी कि 200 अंकों के लगभग। 150 प्रश्नों में से 100 प्रश्नों के लगभग, 300 अंकों में से 150 अंकों के लगभग। तो फिर हमें ये समझना होता है कि हम पहले पेपर में कितना स्कोर कर सकते हैं। जैसे मिनिमम तो आप मान के चलिए कि पहले पेपर में आपको 50 में से 20 क्वेश्चन तो किसी भी हाल में सही करने पड़ेंगे, उसके बिना आप जेआरएफ क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप 30 क्वेश्चन कर सकते हैं तो इसका सीधा मतलब होगा कि दूसरे पेपर में आपको 70 प्रश्नों की एकदम मुकम्मल तैयारी करनी होगी। किसी भी हाल में आप 70 प्रश्न ठीक कर दें। अगर आप पहले में 20 ही ठीक कर सकते हैं तो आपको दूसरे पेपर में 80 क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो इस हिसाब से हमें टारगेट सेट करना पड़ता है। फिर अगली बात इसमें यह है कि हम सबके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती है, मतलब हमारी कुछ कमजोरियां होती हैं और कुछ हिस्से ऐसे होते हैं सिलेबस के जो हमारे मजबूत हिस्से होते हैं। तो हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि जो हमारे मजबूत हम उनको थोड़े अच्छे से पढ़ें ताकि उनमें से कोई भी गलती हमसे ना हो, और जो हिस्से हमारे कमज़ोर हैं तो उन पे मेहनत करें, लेकिन इतनी मेहनत ना करें कि बाकी हिस्सों का समय भी चला जाए। तो इस हिसाब से भी देखना पड़ता है। जैसे किसी का हाथ काव्यशास्त्र में थोड़ा तेज हो सकता है, यानी कोई काव्यशास्त्र में थोड़ा अच्छा हो सकता है, तो कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो काव्यशास्त्र में कमज़ोर होगा। वहीं वो व्यक्ति जो काव्यशास्त्र में कमज़ोर है वो हो सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में उसकी पकड़ बहुत मजबूत हो, तो वो हिंदी साहित्य के इतिहास की थोड़ी ज़्यादा अच्छे से तैयारी करेगा, क्योंकि उससे आने वाले प्रश्नों पूरी तरह ठीक कर देगा अगर ज़्यादा अच्छे से तैयारी करेगा। वहीं अगर वो काव्यशास्त्र में बहुत ज़्यादा समय भी दे और उसी चक्कर में हिंदी साहित्य के इतिहास की इतनी अच्छे से तैयारी न कर पाए तो ये समस्या होगी। हालांकि ये भी महत्वपूर्ण है कि पूरी तरह कोई भी सेक्शन नहीं छोड़ना होता, लेकिन ये हमें तय करना होता है कि अपनी वीकनेसेस और अपनी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से कि हमें किस सेक्शन पर कितनी ज़्यादा मेहनत करनी है। इसमें दूसरी चीज़ ये भी होती है कि अगर ऐसा कोई महत्वपूर्ण हिस्सा जिससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और वो हमारा कमज़ोर है, तो उस कमजोरी के बावजूद हमें उस पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो ये सारे अनुपात देखकर ही हम मेहनत की चीज़ें तय करते हैं। तो अभी आप लोगों को परेशान नहीं होना इस पर, क्योंकि हमारी आगे जो वीडियोज़ आएंगी, जब हम पिछले सालों के आपके क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करेंगे तो उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि हमें किन किन हिस्सों पर ज़्यादा ध्यान देना है। और पांचवा और अंतिम पॉइंट है कि परीक्षा कैसे दें, यानी कि जब हम एग्ज़ाम में बैठें तो हम किन किन बातों को ध्यान में रखें। तो ये इन 5 आधारों पर हम अपने हिंदी नेट जेआरएफ की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम एक एक पॉइंट को लेके बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करते हुए, उसका विश्लेषण, उसकी विवेचना करते हुए समझेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।